देखिए, आज एक टॉपिक लेते हैं, मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, आप लोगों ने नोट किया था, जो हमने भेजा था हैंड रिटेन नोट्स जो मेरे थे। यस सर। सर अभी पीछे कुछ बचा हुआ था। तो क्या, वो तो बचा ही रहेगा, इसको कर लेते हैं। ठीक है, वो उसको कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर। ये तुरंत खत्म हो जाएगा, आप लोग इसको रिवाइज भी करते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता। चलिए, आप लोग अपनी कॉपी या जो भी जहाँ भी लिखे हैं उसको खोल लीजिए। इसको एक बार और भेज दीजिए। अच्छा, ठीक है, भेज दिया मैंने। इसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखे होंगे, नहीं जो लोग नहीं लिख पाए हैं लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ। इसमें पेज नंबर ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, देखिए जो पहला है, फर्स्ट पेज एकदम नीचे दिया है। ठीक है, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, कुछ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन का क्या मतलब है कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज होता ही नहीं है, लेकिन हम जब उसके भाव को, उस वर्ड के भाव को हिंदी में कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदी के अनुसार उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगता है, और इस वजह से हम जो है उसमें एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ आपको भेजा उसमें जो लास्ट पेज है वही फर्स्ट पेज है। लास्ट पेज जो है एक्चुअली वो फर्स्ट पेज है। उस पे हेडिंग है मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या लिखा है? प्रीपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये होता कैसे है, जैसे देखिए नंबर 1 क्या है, रिसेम्बल। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा हूबहू दिखना। तो कोई हूबहू दिख रहा है तो किसी के जैसा होगा, किसी से मिलता जुलता दिखेगा, तो इसलिए रिजेंबल के साथ हम लोग गलती से टू लगा देते हैं या नहीं तो विथ लगा देते हैं। जबकि रिजेंबल एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ ना तो टू लगेगा, ना विथ लगेगा, ना ही कोई दूसरा प्रीपोजिशन। कुल मिलाजुला के रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। पर जब हिंदी के अनुसार इसका सेंस लगे तो कोई किसी के जैसा हो, वो जैसे मैं कहूँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल लेकर के कि सोनाक्षी सिन्हा resembles with रीना रॉय। ठीक है, तो इसका क्या भाव आ रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा जो है रीना रॉय से हूबहू, रीना रॉय से हूबहू मिलती है या हूबहू उनके जैसा दिखती है। ठीक है, तो हिंदी में तो बात सही आ रही है।
लेकिन इंग्लिश में रिजेंबल वर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। ये बात समझ। तो यहाँ दरअसल क्या है, यहाँ पे जो रिजेंबल वर्ड था इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगेगा नहीं, और हिंदी से जब हमने इसको तुलना किया तो लगा कि विच लगना चाहिए, इसलिए हमने लगा दिया। तो लगना नहीं चाहिए था, लगा दिया तो उसी को क्या कहेंगे, मिसयूज हो गए। ठीक है, एकदम क्लियर है सबको? यस सर। ओके, जबकि इसी का एक दूसरा वर्ड है RESEMBLANCE, रिसेम्बलेंस। ठीक है, तो जो मीनिंग रिजेंबल का है वही मीनिंग रिजेम्बलेंस का है, लेकिन रिजेम्बलेंस के साथ टू लगेगा। रिजेम्बलेंस के साथ टू लगेगा। तो रिजेम्बलेंस अपने आप में क्या है, नाउन है, और रिजेंबल क्या है, वर्ब है। ऑल राइट, क्लियर है? यस। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने लिखा इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इनटू, जो मीनिंग इन्वेस्टिगेट इनटू का मतलब छानबीन करना, जो मीनिंग इन्वेस्टिगेट इनटू का है वही मीनिंग लुक इनटू का होता है, और जो मीनिंग लुक इनटू या इन्वेस्टिगेट इनटू का है वही मीनिंग सर्च इनटू का होता है। ठीक है, तो सर्च के साथ इनटू चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लुक के साथ इनटू चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई? जबकि अक्सर लोग गलती से लगा देते हैं। ठीक है, CBI इज, देखिए CBI is investigating into the murder case of क्या जूनियर डॉक्टर, तो के मामले, मर्डर के मामले में छानबीन कर रही। हिंदी के अनुसार तो ठीक लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में इन्वेस्टिगेट हो, इन्वेस्टिगेटिंग हो, उसके साथ इनटू या कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। एकदम क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यस सर। ओके। उसी तरह देखिए ऑर्डर के साथ फॉर, तो आप लोग ये नोट किए हैं कि नहीं ये बताइए, तो हमको सब लिखना पड़ेगा, मतलब टाइम वेस्ट होगा। किए हैं सर। नोट किए। ठीक है, नोट किए तो आप अपना नोट्स खोल लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। देखिए जैसे ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के साथ फॉर का यूज नहीं होता है। ठीक है, द बॉस ऑर्डर्ड हिम टू डू सो, ऑर्डर के साथ फॉर का यूज नहीं होता है। ठीक है, एंटर्ड के साथ आपको बताया था प्रीपोजिशन में, एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं तब जब एंटर शब्द के माध्यम से प्रवेश करने का भाव दिया जाए, लेकिन एंटर इनटू अ डिस्कशन अगर इतना पूरा लिखा है तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटर जो है प्रवेश करने का भाव नहीं दे रहा है। एंटर इनटू का मतलब सम्मिलित होना भी होता है, टू टेक पार्ट। ठीक है, देखो पिक के साथ हम लोग आप अक्सर यूज करते हैं, तो पिक अप का क्या मतलब है, किसी चीज को उठाना, पकड़ के उठाना, लेकिन पिक अप एक्वायरल नहीं कह सकते। ये पूरा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। पिक एक्वायरल होता है जिसका मतलब होता है झगड़ा करना या झगड़ा मोल लेना। ठीक है, तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन आए पिक अप एक्वायरल तो उसमें अप नहीं रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं कि वह परीक्षा में पास हो, पर मे का सब्स्टिट्यूट इंग्लिश में हम लोग इन लगा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम ये नहीं कह सकते कि ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, सिंपली ही पास्ड द एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत? ये 7-8 नंबर जो है इसको देख लीजिए। हालांकि वो है
वर्ब है 7 नंबर, क्या लिखा है? प्रीसीड, PRECEDE। और ये 8 नंबर क्या है? सक्सीड। अरे सॉरी, SEED, सक्सीड, ठीक है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि प्रीसीड के बाद बिफोर का यूज कर देते हैं और सक्सीड के बाद आफ्टर, ठीक है। प्रीसीड का मतलब होता है किसी के पहले, तो पहले वाला जो भाव है इसी में आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम प्रीसीड के साथ बिफोर का यूज नहीं करते हैं। और सक्सीड का मतलब है कोई भी सक्सीड करेगा तो किसी के मरने के बाद या किसी के जाने के बाद, तो बाद का सेंस इसमें, आफ्टर का सेंस इसी में है, इसलिए हम सक्सीड के बाद आफ्टर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, Yes. ये दो इम्पोर्टेंट है। डिस्कस, जी, डिस्कस और डिस्क्राइब। सर बोलिए 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 बोलिए। सर सक्सीड के साथ इन और टू तो लगता है ना सर? क्या? हाँ, वो लगता है, आफ्टर बिफोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 नंबर कहाँ गया? डिस्कस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन से वर्ड है, डिस्कस और डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, ठीक है। तो डिस्कस के साथ भी अबाउट का यूज नहीं होता है और डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट का यूज नहीं होता है। जिसे हिंदी में कहते हैं ना, के बारे में डिस्कस किया या के बारे में विवरण दिया, तो के बारे में हिंदी के अनुसार हमें लगता है कि डिस्कस करेंगे तो किसी के बारे में, विवरण देंगे तो किसी के बारे में। पर इंग्लिश में डिस्कस के साथ और डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज नहीं होता है, और ये हाईलाइट कर लीजिएगा, डिस्कस, डिस्क्राइब और ये इन्वेस्टिगेट और रिसेंबल, ठीक है। अब देखिए क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब जोड़ देना, इसको देखिए 11 नंबर है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब जोड़ देना, तो जोड़ किसी चीज पर देंगे, पर जोड़ देना तो ऑन हो गया। लेकिन वही बात इंसिस्ट के साथ है, INSIST, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब भी जोड़ देना, स्ट्रेस का मतलब भी जोड़ देना। तो जोड़ कोई देगा, किसी पर देगा, तो हिंदी में पर के हिसाब से हम ऑन का यूज कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेस के साथ ऑन का या कोई और प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, पर इंसिस्ट के साथ हम ऑन का यूज करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, उसमें नहीं है, ठीक है। गुड। हाँ सम्राट, हाँ सम्राट। आ गया 12 नंबर का ना। हाँ, अवेट, अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, AWAIT, अवेट के साथ अक्सर लोग फॉर का यूज कर देते हैं, नहीं लगता है, ठीक है। जबकि वेट के साथ फॉर का यूज आप कर सकते हैं, वेट के साथ फॉर आ सकता है, एंड आ सकता है, इन आ सकता है, ठीक है। किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, किस जगह पे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन का ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए कई बार आप लोग। फिर है 13, रिग्रेट। रिग्रेट के साथ भी फॉर या कोई और प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, और रिग्रेट भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिसाइन, किसी पद से हम कहते हैं फला पद से के मतलब फ्रॉम का यूज कर देते हैं, RESIGN,
GN, resign from a post। तो यहाँ भी रिजाइन के साथ फ्रॉम का यूज आप नहीं करते हैं, या कोई और भी प्रिपोजिशन नहीं लगेगा यहाँ पे। चलो, इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो, तो साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट। तो साइन के साथ भी ऑन का यूज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें ग्रामर की बात बताता हूँ। पुट योर साइन हियर। तो पुट योर साइन हियर, जिस तरह से साइन आपने लिखा है, ठीक है, तो साइन अपने आप में ये वर्ब होता है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। तो पुट क्या ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ये जगह ऑब्जेक्ट की बनेगी ना, ठीक है। तो यहाँ साइन ना होकर के लिखना चाहिए था सिग्नेचर, पुट योर सिग्नेचर। कोई दिक्कत? नो सर। 15 नंबर होते 16 पे आते हैं। सर सिग्नेचर क्या है यहाँ पे? नाउन है सर। ओके सर। 16 नंबर, रिकमेंड। रिकमेंड के साथ फॉर का यूज नहीं करेंगे, बाकी और भी प्रीपोजिशन आ सकता है। 17, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, विथ बैग एंड बैगेज। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, माय फ्रेंड केम टू मी with bag and baggage। मैं, ठीक है, तो ये क्या भाव दे रहा है, मेरा मित्र मेरे पास आया बोरिया बिस्तर के साथ, ठीक है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, और हिंदी में हम कहते हैं बोरिया बिस्तर के साथ। तो के साथ के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, विथ का यूज कर देते हैं, जबकि बैग बैगेज के लिए विथ का यूज या कोई दूसरा प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे माय फ्रेंड केम टू मी बैग एंड बैगेज। कोई दिक्कत? ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि बैग और बैगेज जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी बैगेजेस, बैग्स एंड बैगेजेस नहीं करेंगे इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। 18 नंबर। एक और लिख देता हूँ अब, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो आपका सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। चलिए उसको बाद में लिख देंगे, याद दिलाएगा। वो है, मैं यहीं पे एग्जांपल पहले दे देता हूँ। It has rained like cats and dogs। It has rained like cats and dogs, ठीक है। कुत्ता बिल्ली के जैसी बारिश हुई है, मानो ऐसा जैसे ऊपर से पानी न गिर के कुत्ते बिल्ली ही गिर रहे थे, कुत्ते बिल्ली की जैसी बारिश हुई है। तो इस एक्सप्रेशन में भी कैट्स एंड डॉग्स के साथ, ठीक है, रेन कैट्स एंड डॉग के साथ लाइक नहीं लगेगा, ठीक है।
मैं ही लिख दे रहा हूँ अलग से, आप लोग नोट कर लिएगा जो भी नंबरिंग आपका हो, ठीक है। रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो इसमें आपका लाइक नहीं रहेगा। ऑलराइट, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा आप लोग, कोई पॉइंट अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। 80 नंबर। मैं धीमे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज साफ साफ आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। रिटर्न है, कम है, गो है, कोई भी मूवमेंट वाला वर्ब है, उसके साथ अगर होम आ गया तो ये यहाँ पे इस मामले में होम को एडवर्ब ऑफ प्लेस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टू का आप यूज नहीं करेंगे, ये आप लोगों को प्रीपोजिशन में भी बताया होगा, ठीक है। 90 नंबर्स। अच्छा, तो अब ये तो एक ही में हमने कर दिया तीनों को। हाँ, ओबे टू योर एल्डर्स, ठीक है। अपने बड़ों के आज्ञा का पालन करें, ठीक है। ओबे टू, तो ओबे के साथ टू नहीं लगेगा, सिर्फ ओबे होगा, ठीक है। उसके बाद ये बढ़िया है, 23 जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से 20 हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग कहिएगा तो मैं बाद में फोटो दे दूंगा, ठीक है। वायलेट अगेंस्ट, VIOLAT, वायलेट अगेंस्ट। भाई वायलेट करेंगे तो किसी के अगेंस्ट ही करेंगे ना, तो वायलेट वर्ड में ही, वायलेट वर्ब में ही अगेंस्ट का भाव छिपा हुआ है, इसलिए वायलेट के साथ जो है आप अगेंस्ट का यूज नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। वायलेट 20 नंबर था ना, यस। तो अब मैं अपने सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ। 21, ये 21 हो जाएगा कॉम्बैट। कॉम्बैट के साथ भी विद का यूज नहीं होगा। बेनिफिट, इन्फॉर्म, हाँ इन्फॉर्म टू, कहते हैं ना मैंने उनको सूचित किया, तो को के लिए टू लगा देंगे। इन्फॉर्म टू, तो इन्फॉर्म के साथ टू का यूज या कोई और प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। 23, बेनिफिटेड टू, को लाभ पहुंचाया, को लाभ, तो को के लिए टू का यूज कर देते हैं, BENEF, तो बेनिफिटेड के साथ सीधे ऑब्जेक्ट ले लेगा, यहाँ टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24, परवेट थ्रू इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। 25, आज मंजू मैडम भी नहीं आई है क्या? मंजू मैम है? नहीं है। हाँ सर हूँ। सर अच्छा, आप टू नहीं लगेगा ना सर? क्या? टू नहीं लगेगा ना सर परवेट के साथ? नहीं, टू नहीं लेगा, परवेट हमेशा थ्रू लेगा। लेगा कि नहीं लेगा सर? लेगा लेगा, परवेट थ्रू। इसमें तो सर कटा हुआ है। अरे आप पूरा देखिए ना, कॉपी कट रही क्या मेरी? नहीं सर, प्रिंट हाँ, में कटा नहीं हुआ नहीं है। नहीं, जो प्रिंट वाले में ना, प्रिंट वाले में कटा हुआ है। सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ लिखने के चक्कर में गड़बड़ा है। परवेट के साथ थ्रू नहीं लगेगा, वेट के साथ थ्रू लगता है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक।
काट दिया मैंने, सॉरी। ओके, 25th आप लोग पढ़ ही चुके हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, और ये बहुत कॉमन है इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद कंप्राइज, कंप्राइज ऑफ, ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। फियर फ्रॉम, से डरना ना, किसी से डरते हैं, पर इंग्लिश में फियर के साथ सी वाला सेंस नहीं आएगा, सिंपली फियर, ठीक है। आई फियर हिम, आई फियर डार्कनेस। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, रीच। रीच के साथ, रीच मतलब पहुंचना, तो किसी स्थान पे पहुंचेंगे तो रीच के साथ जो है एट, ठीक है, या इन, दोनों में से किसी का भी यूज नहीं हो। कुल मिलाकर के रीच कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन जो भाव रीच का है वही भाव किसका है, अराइव का है। तो अराइव के साथ आप एट का या इन का यूज कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। 29 देखिए, सजेस्ट, चाहे एडवाइस, चाहे इन्फॉर्म, चाहे टेल या टोल्ड, चाहे आस्क, चाहे प्रस्ताव रखना, प्रपोज, ठीक है। सजेस्ट है, एडवाइस है, इन्फॉर्म, टेल, टोल्ड, आस्क, प्रपोज, और क्या हो सकता है, वार्न, ठीक है। और भी इस तरह के वर्ड है जहां पे हिंदी के अनुसार हमें लगता है कि से यानी टू का सेंस आता ही आता है। सुझाव किसी को देंगे, सजेस्ट टू, एडवाइस किसी को देंगे, एडवाइस टू, इन्फॉर्म किसी को करेंगे, इन्फॉर्म टू, टेल बताएंगे या टोल्ड बताया किसी को बताएंगे तो टू आना चाहिए। आस्क किसी से पूछा तो यहाँ फ्रॉम आना चाहिए, ठीक है। प्रपोज प्रस्ताव किसी से दिया तो टू आना चाहिए। वार्न किसी को किया, ठीक है, को वार्न किया तो यहाँ टू आना चाहिए, ऐसा हिंदी में समझ के हमें लगता है। और इन सब के लिए भी जो है क्या लगता है, यहाँ पे टू आना चाहिए, इकट्ठे में लिख दिया टू आना चाहिए, ठीक है। जबकि इंग्लिश में ये ऐसे वर्ब हैं, ठीक है, जिनके साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। एनी डाउट, क्लियर है? Yes, जब से है या सेड है, पास्ट टेंस है, तो दोनों का मीनिंग लगभग लगभग एक ही जैसा, मतलब सेड का या टेल टोल्ड का, ठीक है। तो से के साथ तो टू लगेगा, से हो चाहे सेड हो, लेकिन टेल या टोल्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मामला फंसता है, ठीक है। ओके, तो ये था, आप लोगों ने देख लिया, लगभग ये 29 यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, एक और है, अभी कर देना, कंसल्ट वाला हो ही गया था ना, एक्सीड, मोर देन। ये हालांकि प्रीपोजिशन का मामला नहीं, फिर भी बता दे रहे, मिस यूज ऑफ वर्ड है। एक्सीड का मतलब से ज्यादा होना, एक्सीड का मतलब ही से ज्यादा होना है, तो से ज्यादा का भाव खुद ही लिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे मोर देन नहीं लगाएंगे,
ठीक है, ओके। Yes. बोर्ड लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं उस पे क्या बोलते हैं, omission of preposition। ठीक है, ओमिशन का क्या मतलब है, छोड़ना। तो प्रिकॉशन हम छोड़ देते हैं, जबकि वहां पे लगेगा पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को खोल लीजिए। देखिए, एक चीज थोड़ा सा समझिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है किसको चाहिए। ठीक है, एक तो आपका ट्रांसटिव वर्ब होता है। ट्रांसटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन हो सकता है, या नाउन का इक्विवेलेंट प्रोनाउन हो सकता है, या नहीं तो जीरंड हो सकता है जो नाउन की तरह काम करता है, या नहीं तो इन्फिनेटिव हो सकता है जो नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, ओके। क्योंकि ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो ही वर्ड्स को चाहिए, ट्रांसटिव वर्ब और प्रीपोजिशन को। ठीक है, तो ये ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है। बट अगर प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट यही वर्ड्स है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, क्या लिख दिया, PRON होना चाहिए ना। नाउन हो सकता है या जीरंड हो सकता है, या नहीं तो इन्फिनेटिव हो सकता है। इन्फिनेटिव कैसे लिखा जाएगा, 2 + V1। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको। तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा, नाउन है चलेगा, प्रोनाउन है चलेगा, इन्फिनेटिव है चलेगा, सॉरी जीरंड है चलेगा, लेकिन कभी भी इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। इन्फिनेटिव में विथ टू हो चाहे विदाउट टू होगा ही नहीं। इसी को थोड़ा सा और इजी करके हम लिख दे रहे हैं कि अगर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर वर्ब आए, ऑब्जेक्ट अगर वर्ब आए, ठीक है, तो V + ING भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई वर्ब आया है तो कभी भी वह इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। कुल मिला के द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, बट द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसटिव वर्ब। तो जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है वर्ब का, वो ट्रांसटिव वर्ब का तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है वर्ब का, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। हेलो, ठीक है, ओके। एक नोट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, द infinitive
फॉर्म, जब हमने इन्फिनिटिव बोला तो दोनों बातें हैं, विद टू या विदाउट टू। द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द verb can never be the object of the preposition. एकदम क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं इसी का पहला सेंटेंस एग्जांपल में लेता हूँ। जैसे कि एग्जांपल हम कहें, I am addicted to gamble. I am addicted to gamble. ठीक है, तो भाव आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैं जुआ खेलने का एडिक्ट हो चुका हूँ, जुआ खेलने का लत लग गया, जुआ खेलने का लती हो गया हूँ या आदती हो गया हूँ ना। भाव बिल्कुल समझ में। तो जब इंग्लिश में हमको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, क्योंकि हम लोग कमजोरी क्या है ना कि हम कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसको हमारे मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, और हमको भाव समझ में आया तो लगता है कि भाव समझ में आया तो बिल्कुल सही। ठीक, ओके, सही देखते हैं। तो ये टू है तो आपको लगेगा कि टू प्रीपोजिशन है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा है कि कभी भी अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो कभी भी V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकता है या नहीं हो सकता, बस इतना बता दीजिए। नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है कभी भी इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। इन्फिनेटिव विदाउट टू हो चाहे विथ टू हो। क्लियर है ना? ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? वो नाउन ही होगा, या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो होता ही है, जैसे अगर हम कहें आई वांट टू गो, आई वांट टू गो होम। ठीक है, अब कहीं पे सिर्फ यही अंडरलाइन करके पूछ जाए कि बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप कहेंगे प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो अगर मान लेता हूँ कि टू यहाँ पे, क्योंकि बचपन से मैंने पढ़ा है कि टू हमेशा प्रीपोजिशन होता है, तो मैंने मान लिया कि टू अगर प्रीपोजिशन है तो फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नाउन होगा, ये V1 फॉर्म द वर्ब तो नहीं होगा। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप इसको कहते हैं प्रीपोजिशन है तो फिर यहाँ पे नाउन लाना पड़ेगा, जबकि आपसे ये नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि टू कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे आप टू को प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे। ठीक है, कि टू प्रीपोजिशन तब कहलाता जब इसके बाद नाउन आता, तो टू को क्या कहेंगे? पार्टिकल। अगर आप ऐसे देखें, टू टू गो, मैं अलग से फिर से लिखता हूँ उसको, टू गो, तो गो का अलग कोई मतलब नहीं है, टू का अलग कोई मतलब नहीं है, ये एक साथ दोनों, टू गो एक साथ दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? इन्फिनेटिव बना रहे हैं, है ना। तो टू गो एक साथ मिल करके इन्फिनेटिव बना रहे हैं, और आपसे पूछा ये गया था कि टू यहाँ पे क्या है, तो उस केस में, उस परिस्थिति में आप टू को कहेंगे पार्टिकल, कण है, पार्टिकल ऑफ द इन्फिनेटिव। ठीक है, जबकि अगर एक सेंटेंस हम ऐसे लिखें कि she went to school, तो साफ साफ यहाँ पे स्कूल क्या है? नाउन है, तो टू में कोई शक नहीं है, क्या है? प्रीपोजिशन है। इससे ये पता चलता है कि कहीं पे भी टू अगर आपसे पूछ दिया गया तो ब्लाइंडली मत उसको बोल दिया कि टू जो है प्रीपोजिशन ही होता है, बचपन से पढ़ा है, क्योंकि टू तो आप इन्फिनेटिव में भी यूज करते हैं ना, और इन्फिनेटिव तो वर्ब होता है,
इन्फिनिटिव अकेले 2 से नहीं बनता है, अकेले v1 से नहीं बनता, बल्कि 2 प्लस v1 एक साथ आते हैं तब इन्फिनिटिव बनता है। श्योर? यस सर। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको क्रॉस करूं कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है ये ग्रामेटिकली गलत है। तो आपको भाव इसका मिल रहा है, यहाँ पे 2 लिखा है और ये गैम्बल लिखा है। गैम्बल क्या है? v1 है। तो कुल मिला जुला के अगर आप इसको देखें तो 2 प्लस v1 आया, तब तो 2 गैम्बल पढ़ा जा रहा है ना। तो 2 यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये पार्टिकल है इन्फिनिटिव का। ऑलराइट, तो इसमें हुआ क्या है कि गलती क्या है, बोले आप लोगों ने YouTube वगैरह पे देखा होगा या और भी कहीं पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लगता ही लगता है, जिसको कुछ टीचर पढ़ाते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एडिक्टेड एक वर्ब है और एडिक्टेड वर्ब के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। जैसे I am addicted to gamble। तो ये जो टू गैम्बल है ये तो हो गया इन्फिनिटिव। आपको लग रहा है कि एडिक्ट किस बात के लिए है? गैम्बल के लिए। लेकिन एडिक्टेड जो है या एडिक्ट जो है एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में जो अकेला नहीं चलेगा, उसको एक प्रीपोजिशन चाहिए। ठीक है, तो एडिक्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा क्या आता है? टू आता है। एडिक्टेड के लिए जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा टू आता है। तो यहाँ पे आपने टू को नहीं भी लिखा था, यानी एडिक्टेड वर्ड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आना चाहिए था वो आपने नहीं लिखा था, छोड़ दिया था, ओमिट कर दिया था। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ओमिट करने के बावजूद भी सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे थे उसका पूरा भाव आपको साफ साफ समझ में आ रहा था, इसलिए आपको इसमें गलती नजर ही नहीं आ रही होगी। ठीक है, जबकि एडिक्ट या एडिक्टेड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हमेशा एक प्रीपोजिशन चाहिए, वो हमेशा क्या होगा? टू ही होगा। ये बात समझ में आ गई? अब टू चूंकि एक प्रीपोजिशन है तो आपको पता है कि हर प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ प्रीपोजिशन का ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? टू गैम्बल। टू गैम्बल क्या है? इन्फिनिटिव है। हाँ या ना? यस सर। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि किसी ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटिव हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव कभी भी नहीं हो सकता है। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट। ठीक है, तो फिर ये जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है बेसिकली क्या बन रहा है? वर्ब है ये, है कि नहीं? तो आपने पढ़ा है कि अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब है तो वो इन्फिनिटिव ना हो करके जीरंड हो सकता है। तो किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव है तो उस इन्फिनिटिव को हम किस में चेंज कर देंगे? जीरंड में। ऑलराइट, ये सेंटेंस ऐसे पढ़ा जाएगा कि आई एम एडिक्टेड टू, ये गैम्बल मेन वर्ब है, उसी में आईएनजी कर देंगे। टू गैम्बलिंग। एनी डाउट? नो। ठीक है, तो आप जब इसको घर पे रिवीजन करेंगे तो आप इसको बस इतने ही वर्ड को ऐसे पढ़ेंगे, एडिक्टेड टू, ये बात समझ में। अब ये समझिए कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटिव क्यों नहीं हो सकता? बोले इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू रहेगा और v1, तो 2 प्लस v1 एक साथ इन्फिनिटिव बनाता है। और मान लीजिए कि 2 प्लस v1 जो इन्फिनिटिव है वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, और किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए तो किसी प्रीपोजिशन में टू भी तो एक प्रीपोजिशन है। तो अगर मान ली कि इन्फिनिटिव प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसको पढ़िए क्या सेंस देगा? आई एम एडिक्टेड टू गैम्बल, टू गैम्बल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नाउन पढ़ते समय भी, नाउन का जब पॉजिटिव केस पढ़ा था
कि इंग्लिश को बोला जाता है इट्स अ वेरी फ्लोइंग लैंग्वेज। यहाँ पे कहीं डबल साउंड या थैम्पिंग साउंड, स्टैम्पिंग साउंड नहीं है ना, सिंगल साउंड ही आता है। लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन बाई चांस कहीं सेंटेंस में प्रीपोजिशन टू आ गया तो उस प्रीपोजिशन टू का आप एक ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं इन्फिनिटिव के रूप में, तो इन्फिनिटिव में भी एक टू रहेगा और प्रीपोजिशन भी टू, तो टू टू रिपीट होगा। तो साउंड रिपीट ना हो, इस रिपीटिशन ऑफ साउंड को अवॉइड करने के लिए, लैंग्वेज का प्रेशर बनाए रखने के लिए, ठीक है, हम जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कभी इन्फिनिटिव का यूज ना करके हमेशा इन्फिनिटिव जिस वर्ब से बना है उसी वर्ब का आईएनजी जिरेंडियल फॉर्म यूज कर देते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो आगे चलते हैं। अब इसमें आगे हमें कुछ नहीं चला, अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग नोट किए होंगे तो ठीक है, और जैसे हमने नोट किया आप उतना ही बस देख लीजिए। अगर नोट किया तो कॉपी में देखिए। पहले क्या था, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल, तो फिर उसके नीचे ब्लैक इंक में लिखा है एडिक्टेड टू। तो आपको बस इतना ही, क्योंकि आपके एग्जाम में एक सीमित दायरे से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेपर नहीं है तो, ठीक है। उसका नीचे हमने असिस्टेड इन, अब इन चूंकि एक प्रीपोजिशन है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे टू क्लाइंब की जगह क्लाइंबिंग कर देगा, ठीक है। उसी तरह एवर्स के साथ क्या आएगा, टू आएगा, तो यहाँ लगा दिया वर्स टू। तो आप लोग जब घर पे रिवाइज करेंगे तो उसको ऐसे पढ़ेंगे, नंबर 1 से एडिक्टेड टू, असिस्ट इन, एवर्स टू, ठीक है, बिलीव इन, ठीक है, बेंट ऑन या अपॉन, अपॉन इनफॉर्मल है, ठीक है, चांस ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस ऑफ, ठीक है, डिस्पेयर ऑफ, डिफिकल्टी इन, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, ड्यूटी टू, एक्सेल इन, एक्सक्यूज फॉर, एक्सपर्ट इन, फॉन्ड ऑफ, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर ड्यूटी के संग ऑफ आएगा। क्या ड्यूटी टू, ड्यूटी ऑफ कहाँ है, उससे सर ऑफ कहाँ पे? अच्छा एक बार ड्यूटी सेव ऑफ, कर। एक सेकंड 12 नंबर में। एक सेकंड नहीं, ड्यूटी टू होगा, ऑफ नहीं होगा, इसको करेक्ट करिए, ड्यूटी टू होगा, ठीक है। लेकिन सर आप इसके पहले ऑफ ही पढ़ाए। ऑफ पढ़ाए हैं तो हो सकता है, एक काम करिए, रुकिए, इसको पेंडिंग में डालिए, पेंडिंग में डालिए। अरे कोई इसको देख लीजिएगा, निशा सप्ताह आप लोग एक बार इसको देख कंसल्ट करिए। मेरे ख्याल से अगर यहाँ लिखे तो ऑफ ही होगा, तो आयशा भी कह रही ऑफ ही है, ठीक है। सर इसमें आपने सर ड्यूटी टू कराया है सर। किसमें? सर नोट्स में सर पहले ड्यूटी टू, यहाँ पे ड्यूटी ऑफ हो गया, ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी टू ही होना चाहिए। खैर हो सकता है हमसे गलती, एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 12 को पेंडिंग में डालिए, ठीक है, और इसको बाद में कंसल्ट करके सही कर लीजिएगा। आप लोग खुद भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। ड्यूटी टू या ड्यूटी, वैसे होगा ड्यूटी टू ही, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन में भी डालिए, पेंडिंग में डालिए, ठीक है, होगा तो टू। आगे चलते हैं, एक्सेल इन, एक्सक्यूज फॉर, एक्सपर्ट इन, फॉन्ड ऑफ, सर लेकिन ना फॉर्चुनेट इन, हाँ बोलिए। ठीक है सर, नीचे एग्जाम्पल भी आप दिए थे ना ड्यूटी टू के साथ, ड्यूटी आपके साथ, तो एग्जाम्पल सही लग रहा था।
नहीं, वो गेस नहीं करते हैं। देखिए, इस प्रीपोजिशन का चक्कर ही यही है ना, कि हम जैसा प्रैक्टिकली सोचते हैं उसी तरह लगा देते हैं, पर उसका इंग्लिश में भी, इंग्लिश पीपल भी उस वर्ड के साथ या उस वर्ब के साथ उसी तरह का प्रीपोजिशन यूज करते हो, हिंदी इक्विवेलेंट सेंस वाला, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके ओके सर। प्रेम, ठीक है, जी सर। हेलो, ठीक है। हाँ, इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे रिसोर्सेज से, कोई दिक्कत नहीं, क्या हड़बड़ी करना। ठीक है, हड़बड़ी मान ली गलत हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो एक नंबर की वजह से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, ओके। 17 पॉइंट में, फॉर्चुनेट इन, हिंडर फ्रॉम, इंसिस्ट ऑन, इंटेंट ऑन, नैक ऑफ, नेसेसिटी ऑफ, persist in, pretext for, important है 24, pretext, ठीक है, prevent from, privilege of, ये भी important है। अब privilege की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, privilege की स्पेलिंग कई बार पूछा है। ठीक है, privilege of, prohibit from या prohibition from, refrain from, refrain हो चाहे abstain हो, from ही लगेगा। ठीक है, scruple in, succeed in, बस हो गया, बस इतना ही है। ओके, ठीक है। अरे सुनो सर्वेश, हो तुम? हाँ सर। एक बार तो उसमें देख लेना नेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, वो क्या ड्यूटी के साथ दिया है। ठीक है, ओके, क्योंकि अब जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ना कहीं कहीं पे इनफॉर्मल यूज करके दे देता है। ठीक है, ओके। तो ये दो मेजर सेक्शन था, इसको कल याद दिलाइएगा। हाँ, कल इस पे हम लोग बात करेंगे। ओके, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कई एग्जाम में ड्यूटी के साथ पूछा भी है, होता ड्यूटी 2 ही, ऑफ नहीं होगा। ठीक है, और फिर भी हम श्योर होना चाहेंगे एक बार। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा हो गया। कौन सा? एक तो मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन, एक ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। ओमिशन क्या होता है, समझ में आ गया कि कैजुअली सेंटेंस को बोलते या लिखते समय हम प्रीपोजिशन को ओमिट कर देते हैं जबकि वहां लगता है। ओमिट करने के बाद भी हमें भाव सही समझ में आता है तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। मीनिंग वाइज प्रीपोजिशन चल रहा है, वर्ड वाइज आपको लिस्ट भेजा, उसमें से करा देंगे। ठीक है, तो हमारे एक समझ से प्रीपोजिशन 1 से 1.5 घंटे में थियरी पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आज का ये जो हमने लिखा है इसका नोट्स तो किसी को नहीं चाहिए, आप लोग पास है ही उसमें हैंड रिटन। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, ये मेड ऑफ और मेड फ्रॉम कल रह गया था ना, एक चीज ये रह गई थी, एक दो पॉइंट और हम अपनी तरफ से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो अब आज इससे ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, थोड़ा जो है मुझे काम से निकलना है। ठीक है, 9 बजे, 9:15 बजे पहुंचना है। तो नहीं सुनिए, लेकिन हम जो है आप लोगों को जो वो भेजते हैं, पैसेज भेजते हैं, वो साथ में हमारा आप लोग हमारे साथ करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन पैसेज आप लोग करे हैं कि नहीं? पैसेज जैसे ही मिलता है, आप लोग जब भी फुर्सत पाते हैं पैसेज को करने की कोशिश करिए। और ठीक है, एंड दैट्स टू इन मिनिमम टाइम। तो करे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर। यस सर। कुछ ही लोगों की आवाज आ रही है, लड़कियों की आवाज ज्यादा आ रही है, लड़कों की कम आ रही है। नहीं किया, चलिए पहला पैसेज खोलिए। तो पहला पैसेज खोलिए आज का जो टॉप पे